नाजरीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफिशियल देख रहे हैं। नाजरीन, पिछले दिनों एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या यूनान कश्ती हादसा पेश आया और इसमें अफसोसनाक बात यह है कि एक ऐसी कश्ती जिसमें सिर्फ 200 लोगों की कैपेसिटी थी कि वहाँ वो सवार हो सकते हैं और उसमें 750 लोग सवार थे। और सबसे ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए यानी कि पाकिस्तान के लिए ये है कि उसमें 350 पाकिस्तानी सवार थे और जिसमें हादसे की वजह से तमाम लोग जान बहक हो गए और उसमें से सिर्फ 11 पाकिस्तानी मेरा ख्याल है जिससे सिर्फ 11 पाकिस्तानी जो थे वो बच सके और अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदगी दी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि लोग इस तरह इतनी कैपेसिटी में और इतनी ज़बरदस्ती इस कश्ती में क्यों सवार हुए और वो क्यों जा रहे थे। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि दयार गैर में जाकर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमा सकें। अपने लिए नौजवान जो जा रहे थे वो अपने लिए अच्छा फ्यूचर तलाश करने की कोशिश में जा रहे थे। ये एक अच्छी बात है कि हर इंसान को हक़ हासिल है कि वो अपने लिए ब्राइट फ्यूचर, अच्छे फ्यूचर के लिए कोशिश करे। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल की तलाश के लिए जो जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उनका तरीका गलत था। बाहर के ममालिक में जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हल ये है कि आप जाएँ ज़रूर और उसके लिए बेहतर तरीका, मुनासिब तरीका को कानूनी तरीका इस्तेमाल करते हुए जाएं, जो कि हर ममालिक में मौजूद है। हर ममालिक के अपने अपने कवानीन हैं, अपने कवानीन और डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक आप अप्लाई करके वहाँ पे जा सकते हैं। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो हमने इसी बेस पे रखा है कि जो स्टूडेंट हैं जिनको बाहर जाके पढ़ने के लिए और अच्छा मुस्तकबिल हासिल करने के लिए उनकी ख्वाहिश होती है, तो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो इसीलिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है ताकि वो इधर उधर गलत रास्ता इख्तियार किए बगैर एक कानूनी तरीके से लीगली किसी भी मुल्क में स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आज हमारे साथ एक बहुत अच्छी शख्सियत, और मैं समझूँ तो उनकी बहुत डिमांड है। डिमांड इस सेंस में है कि लोग तो तरस रहे हैं कि हमें कोई मालूमात मिल जाए, हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। तो आज मेरे साथ मलका गहना मौजूद हैं। जी मलका और साथ गहना भी। जी मलका, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। और ये इनके पास टाइम नहीं था और मैंने बड़ी कोशिश की कि ये थोड़ा सा टाइम दे सकें। और ये टॉपिक इस तरह का था कि जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और लोगों को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप देखें कि नेट भरा पड़ा है इस तरह की वीडियोस के साथ, इस तरह की मालूमात के साथ कि जी फ़लाँ जगह जाना है तो इस तरह से अप्लाई करें, फ़लाँ जगह जाना है इस तरह से अप्लाई करें। तो गलत तरीके से, गलत लोगों के हत्थे चढ़ने की बजाय आप लीगल तरीका अपनाएं और वो हमें आज बताएंगी मलका गहना। जी मलका, सबसे पहले अपने बारे में बताइएगा। मैं तो आपके नाम से बड़ी इम्प्रेस हूँ। मलका भी है और साथ गहना भी है। जी बिल्कुल। बेसिकली मलका मेरा नाम है, लेकिन गहना जो है मेरे फादर का नेम है। अच्छा, तो इसलिए मेरा फुल नेम जो है वो मलका गहना है। हम्म। तो अभी जो है बेसिकली मैंने जो अपना मास्टर है वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। जी। देन मैं जॉब जो वो सर्च कर रही थी, लेकिन इसके साथ साथ मैं खुद एज अ स्टूडेंट आउट ऑफ कंट्रीज़ में अप्लाई कर रही थी। लेकिन जितने भी कंसल्टेंट्स के पास जा रही थी या ओवरऑल जितना भी सर्च कर रही थी, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी, कोई भी करेक्ट नहीं थी। कोई कंसल्टेंट मुझे बजट बहुत ज़्यादा हाई बता रहा था, कुछ बैंक स्टेटमेंट रॉन्ग बता रहे थे। देन फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं खुद इस फील्ड में जाऊँ, मैं खुद इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूँ ताकि मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकूँ और कोई गलत वे यूज़ ना करूँ। देन फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की एडिसल एजुकेशन। पहले तो मैंने काफ़ी जगह पे सर्च किया कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो परफेक्ट है। सो इसको चूज़ करने की मेन रीज़न ये थी कि जो हमारे CEO हैं रज़ा टीवाना, बेसिकली वो एक प्रिंस फैमिली से हैं और सेकंड वो खुद USA से, उनकी सारी क्वालिफिकेशन USA से है और ओवरऑल उनकी जो जॉब और उनकी अकोमोडेशंस, रेजिडेंस ओवरऑल वो USA से है। देन इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इनके साथ मैं जॉब करूँगी। अच्छा, आपने ये बहुत अच्छी बात की कि आप खुद स्टडी वीज़ा पे बाहर जाना चाहती थी। आपकी ख्वाहिश थी कि आप हायर स्टडी के लिए बाहर जाएं और आपने मुख्तलिफ़ जगह से मालूमात भी ली। और वाकई में ऐसे ही होता है कि जगह जगह कंसल्टेंसी के लिए लोग बैठे तो हुए हैं, लेकिन कोई भी आपको प्रॉपर्ली मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो हैं वो भी एक दफ़ा होता है कि नहीं हम नहीं अप्लाई कर सकते, या
कंसल्टेंट उनसे जो है वो कंसल्टेंसी फ़ी चार्ज कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं फिर उनका ऑफर लेटर नहीं आ पाता। तो इसके लिए फर्स्ट तो स्टूडेंट को खुद सर्च करना चाहिए, जो स्टूडेंट कभी भी नहीं करता। वो सेकंड जो कंसल्टेंट होता है उन पे डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे। हमारा चूँकि टॉपिक ही यही है कि बाहर कैसे जाया जाए और स्टडी वीज़े पे कैसे जाया जाए। सबसे पहले यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क में रहने वालों को इस चीज़ की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है? इसकी मेन रीज़न जो है पाकिस्तान की इकॉनमी है। हम्म, जितने भी टीचर्स आप कह लें, 17 ग्रेड ऑफिसर्स भी कह लें, लेकिन उनकी प्रमोशन नहीं होती, उनकी सैलरीज इंक्रीज़ नहीं होती। पाकिस्तान की इकॉनमी डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ नहीं हो रही। मेन रीज़न ये है, यहाँ पे डॉक्टर भी हैं, उनकी भी कॉल्स आ रही होती हैं हमें कि हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमने यूके जाना है। तो सम टाइम मेरा उनसे यही क्वेश्चन होता है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी चीज़ का कोई स्कोप नहीं है। जो क्वालिफिकेशन मास्टर या वो एमफिल या पीएचडी के बाद उनको जॉब मिल रही होती है, वो ही आउट ऑफ कंट्री में आपको इंटर के बाद मिल रही होती है। तो इसलिए ज़्यादा अब जो पाकिस्तानी है वो प्रेफर कर रहे हैं कि हम आउट ऑफ कंट्री में स्टडी के लिए जाएं, हायर एजुकेशन के लिए जाएं, देन वहाँ पे जॉब कर सकें। अच्छा, आपकी जो कंसल्टेंसी है, आप इस वक्त कौन कौन से ममालिक के लिए दे रहे हैं? बेसिकली हम मेजर 4 कंट्रीज़ को डील कर रहे हैं, जिसमें यूके, कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया है। और आपका टोटली जो है वो आप स्टडी वीज़ा के लिए कर रहे हैं? ओनली स्टडी वीज़ा, क्योंकि जो स्टडी वीज़ा है वो एक सिक्योर वे है, जिसमें आपको वर्क भी अलाउ होता है और आप एक लीगल वे में जा रहे होते हैं। जो बेसिकली जो होता है ना वर्क वीज़ा और विजिट वीज़ा, इसमें थोड़ा रिस्क होता है। जो वर्क वीज़ा होता है उसके लिए एक तो आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी बहुत हाई लेवल की चाहिए होती है। जो हमारे पाकिस्तानी वो पीएचडी के बाद भी उनकी वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी बिल्कुल भी नहीं होती, तो इसलिए वो कभी भी इसमें जो है वो नहीं जा पाते। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने बताया, बड़ा क्लियरली बताया कि जी उसमें रिस्क भी होता है, और बहुत सारे लोग मतलब ज़बरदस्ती कह रहे होते हैं कि अच्छा चले नहीं, आप तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारा विज़िट वीज़ा के लिए भी कर दें, कोई बात नहीं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चले जाएंगे। आपके पास भी तो इस तरह के केसेस आते होंगे? बिल्कुल आते हैं। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा केस आता है वो होता है डन बेस। डन बेस करते हैं। डन बेस का फर्स्ट जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे आइडिया नहीं था कि डन बेस क्या होता है। देन बहुत सारी क्यूरीज आती थी कि डन बेस जाना है, डन बेस, क्योंकि मार्केट में ऐसे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो डुप्लीकेट डिप्लोमेस बनवाते हैं, डिग्रीज बनवाते हैं और बच्चों को कहते हैं आप मुझे 35 लाख 40 लाख या 50 लाख दे दो, आपका वीज़ा लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आपको यहाँ से तो निकाल देते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे आउट ऑफ कंट्री में जाके पीआर के लिए अप्लाई करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स रीचेक होते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स रीचेक होते हैं तो वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं पाकिस्तान में। आपने जो इतनी क्वालिफिकेशन साल 2 साल की होती है वो भी वेस्ट जाती है और आप बैन हो जाते हैं 10-12 साल के लिए। आप दोबारा जा भी नहीं सकते, किसी भी कंट्री में मूव नहीं कर सकते। अच्छा, अभी आपने कितने कंट्रीज़ बताए और कौन? 4 कंट्रीज़ बताई हैं मैंने मेजर, जिसमें यूएस आता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके। अच्छा, इनमें सबसे ज़्यादा रुझान कौन से कंट्री में जाने का है आपको? ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, क्योंकि उसने अभी स्टूडेंट को जो वर्क वीज़ा अलाउ किया वो 48 आवर्स हैं। 48 आवर्स लाइक फुल टाइम जॉब। तो स्टूडेंट वहाँ पर रह के फुल टाइम जॉब भी कर सकता है। अच्छा, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है वो स्टूडेंट के साथ बहुत फ्रेंडली है, लेकिन उसके लिए उनकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं टोटली उनको स्टूडेंट को मीट करना चाहिए, देन ही वो स्टूडेंट को एक्सेप्ट करता है। अच्छा, क्या ये ऐसा होता है कि मतलब हर कंट्री जो है एवरी ईयर अपनी पॉलिसीज चेंज करता बिल्कुल करती हैं हर ईयर। समटाइम्स बेसिकली 3 इनटेक्स होती हैं हर कंट्री में। जनवरी इनटेक होती है जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं, सेकंड होती है जून जुलाई, थर्ड होती है सितंबर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में होती है अक्टूबर नवंबर इनटेक होती है। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि वो इनटेक्स में भी चेंज कर रहे होते हैं। जैसे जो ऑस्ट्रेलिया है उसने अभी जून जुलाई से 48 आवर्स अलाउ किए हैं स्टूडेंट को, बट लास्ट कुछ 1-2 साल से उन्होंने अनलिमिटेड रखे हुए थे कि जितना चाहे स्टूडेंट काम कर सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने एक लिमिट कर दी है ऑस्ट्रेलिया वालों ने। ठीक है, और हर साल ट्यूशन फी जो है वो चेंज होती है। सम टाइम इनटेक्स में भी चेंज हो रही होती है, लेकिन हर साल उनकी पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। लास्ट ईयर जो थी वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, अभी उन्होंने हाई कर दी है। तो हर साल उनकी प्लेसेस जो होती है ना वो चेंज होके आ रही होती हैं। अच्छा, आपने बताया कि मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा मौके भी दे रहा है, इवन के वहाँ पे काम करने का भी उन्होंने वो वहाँ पे इजाज़त दी हुई है। तो इसके लिए आप मुझे ये बताइएगा कि आप जो है किस बेसिस पे लोगों का जो है वीज़ा प्रोसेस करते हैं? अच्छा, इसमें 2 वेज होते हैं। एक तो होता है अंडर ग्रेड
स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट किया होता है। सेकंड होता है पोस्ट ग्रेड। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं अंडर ग्रेड पे, लाइक जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट का होता है। तो मिनिमम जो स्टूडेंट की इंटर के बाद जो परसेंटेज है ना वो होनी चाहिए 50 और मैक्सिमम 80+। ठीक है। तो जो है स्टूडेंट्स इंटर का स्टूडेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज है। जो पोस्ट ग्रेड के है लाइक जो मास्टर के में अप्लाई करना चाह रहा है उसकी चेंज है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंटर के बाद जो है ना वो स्टडी गैप एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपकी 2022 की प्रोफाइल है देन आप 23 में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 21 के स्टूडेंट है, 21 में आपने एग्जाम दिए थे, देन ऑस्ट्रेलिया आपको एक्सेप्ट नहीं करता। यानी कि उसमें आपका एज फैक्टर भी मैटर करता है और स्टडी गैप। ऑस्ट्रेलिया जो है स्टडी गैप पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करता। बैचलर के बाद आपका 3-4 साल का गैप हो देन भी वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद वो 1 साल का गैप भी एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि वहाँ पे। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, जो सब जानना चाहते हैं। हर किसी को ये जानने के लिए तजस्सुस है कि हम किसी ना किसी तरीके से अप्लाई करें। एक प्लस एक पॉइंट तो ये कि तरीक़ाकार क्या है, दूसरा ये कि इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होंगी आपको। फर्स्ट तो ये जो स्टूडेंट जिनका गैप होता है ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट जो फेक डिप्लोमा बनवाते हैं, तो फर्स्ट इसको इग्नोर रखें क्योंकि ये लास्ट जब वहाँ पे जाके पीआर के लिए अप्लाई करेंगे ये डिपोर्ट हो जाएंगे। इसकी जो फर्स्ट है जो इंटर का स्टूडेंट है उसके बेसिकली 50% उसके परसेंटेज होनी चाहिए इंटर में। और सिंपल एफए ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। एफएससी, आईकॉम, आईसीएसओ देन एक्सेप्टेबल है। सेकंड, उसको आइल्स या पीटी रिक्वायर होता है। ऑस्ट्रेलिया पीटी भी एक्सेप्ट कर रहा है, आइल्स भी एक्सेप्ट कर रहा है। आइल्स में 5.5 बैंड चाहिए, ईच भी 5.5 फॉर बैचलर। और जो पीटी है उसमें आपके जो हैं वो मिनिमम जो है वो 40 चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 50 तक, 52-50। तो ये बैचलर की रिक्वायरमेंट्स हैं। और बैचलर स्टूडेंट के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं, हमें चेकलिस्ट उसको हम कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट। उसमें बेसिकली हमें स्टूडेंट का मैट्रिक और इंटर की रिजल्ट चाहिए होते हैं और डिग्रीज चाहिए होती हैं। एक पासपोर्ट चाहिए होता है और एक टेस्टेड चाहिए होती है। नहीं, अप्लाई करने के लिए टेस्टेड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब स्टूडेंट एम्बेसी में जाता है इंटरव्यू के लिए देन वो टेस्टेड होनी चाहिए। ओके। उससे पहले जब हम यूनिवर्सिटी को भेजते हैं तो वो टेस्टेड होना ज़रूरी नहीं है। और उसके साथ एक पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट आपका कितनी देर के लिए वैलिड होना चाहिए? डिपेंड, उसका कोई इशू नहीं है। वो तो आपका अगर डेट एक्सपायरी भी है देन भी अप्लाई हो जाता है। अच्छा। एडमिशन तो उसकी बेस पे भी हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं होता। वो आपका अगर 1 साल का भी है देन भी आप कर सकते हो। ओके। अच्छा, दूसरा मैंने खुद भी रिसर्च किया कि ये करैक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं पुलिस का, तो वो भी काउंट होता है? नहीं, बेसिकली वो होता है विजिट वीज़े के लिए। विजिट वीज़े के लिए, स्टडी वीज़े के लिए ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं फ़ी की। तो क्या आप मतलब वहाँ पे उनको बच्चों को एडमिशन भी दिलाते हैं? यूनिवर्सिटीज़ भी उनको ऑफ़र करते हैं कि ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एडमिशन का ये तरीक़ाकार है, और फिर उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ना 2 तरह के रीजन्स हैं। लाइक एक है मेट्रोपॉलिटन एरियाज़, एक है रीजनल एरियाज़। मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में सिडनी, मेलबोर्न वगैरह इस तरह की सिटीज़ हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। इसी तरह जो रीजनल एरियाज़ हैं वो हमारे फैसलाबाद, शेखपुरा इस तरह के एरियाज़ हैं। वहाँ पे आपकी लिविंग कॉस्ट भी कम आ जाती है। अब समटाइम स्टूडेंट के जो बजट होता है ना उस पर डिपेंड कर रहा होता है। ओके। एक तो स्टूडेंट के बजट पे भी डिपेंड करता है। सेकंड जो है जो रीजनल एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको जो वर्क परमिट है 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये सारे ऑस्ट्रेलिया में ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में ऑस्ट्रेलिया के जा रहा है तो देन उसको आफ्टर पोस्ट ग्रेड 2 इयर्स का मास्टर होता है, 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है। बट रीजनल एरियाज़ में उसको वही 4 इयर्स का वर्क परमिट मिल रहा होता है। तो इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं स्टूडेंट को रीजनल एरियाज़ की तरफ। तो कम पैसों में कम पैसों में भी, और जहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली मीट कर रहा होता है। मेन इशू अब कहाँ पे आ रहा है कि पाकिस्तान की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो सेक्शन 4 में आ रही हैं। ओके। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ को डिवाइड कर दिया है सेक्शन ए, सेक्शन 2, 3, 4 और 5 तक। जो 4 सेक्शन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उसमें बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी सेक्शन 4 में है,
तो ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनको एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन मोस्टली ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे पीयू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो सेक्शन ए में आ रही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बच्चों को तो डाल देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो कौन से सेक्शन में आ रही है, कौन से सेक्शन। तो बेसिकली ये जो मेन है इसका हमें पता होना चाहिए, नॉलेज अच्छा, होना इसमें चाहिए। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन क्लासेस भी कराती हैं, तो क्या वो सेक्शंस में काउंट होती हैं? जैसे इलामा इकबाल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, लीड हो गई, या फिर इसके अलावा क्या उसको कहते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अगर तो ये HAC से रिकग्नाइज है ना, देन होती है, देन होती हैं। अगर नहीं है तो फिर नहीं होती। और अगर हम स्कॉलरशिप की बात कर लें तो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं ऑस्ट्रेलिया, उनको 20 से 25% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। वो उनकी परसेंटेज पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है उनकी जो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वैसे उन्होंने अलाउ की हुई है। 20 से 25% वो स्कॉलरशिप अलाउ कर देता है स्टूडेंट को। और इसकी ट्यूशन फ़ी की हम बात करें तो इसी तरह अंडर ग्रेड ट्यूशन फ़ी की सेपरेट है और पोस्ट ग्रेड के लिए सेपरेट है, क्योंकि अंडर ग्रेड ऑस्ट्रेलिया में 3 साल का है। पाकिस्तान में बैचलर हम करते हैं वो होता है 4 ईयर का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 3 ईयर्स का है। इसी तरह यहाँ पे मास्टर हम 1 ईयर का करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मास्टर जो है वो 2 ईयर्स का है। तो अगर हम बैचलर की बात करें तो बैचलर की जो ट्यूशन फ़ी है, एनुअल ट्यूशन फ़ी बेसिकली हम बताते हैं। एनुअल ट्यूशन फ़ी की बात करें तो वो मोस्टली आपकी होती है, अगर मैं आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में बताऊं तो 18,000 से लेके 14,000 से लेके 18,000 कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। बट उसमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्कॉलरशिप मिलने के बाद वही ट्यूशन फ़ी आपकी 13 से 12,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में हो जाती है। और अगर इसमें भी हमने बेसिकली 50% पे करनी होती है, लाइक आपने एक सेमेस्टर की ट्यूशन फ़ी यहाँ से पे करके जानी होती है, बाकी आप वहीं पे करेंगे। बाकी आप वहाँ पे जाके इसी फ़ी को इंस्टॉलमेंट में करके पे कर सकते हैं। वो बेसिकली ये सारा प्रोसीजर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम ही आपको करवा के देते हैं। इसी तरह अगर हम पोस्ट ग्रेड की बात करें तो पोस्ट ग्रेड में आपको स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलती है, क्योंकि पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट जो होता है वो एक मैच्योर स्टूडेंट होता है। उसके लिए आपको आइल्स रिक्वायरमेंट भी आपकी ज़्यादा होती हैं। 6.5 आपको आइल्स चाहिए होता है, और पीटी आपका जो है वो 62 चाहिए होता है। ओवरऑल मिनिमम भी 60 ही चाहिए होता है। तो अगर उसमें हम ट्यूशन फ़ी की बात करें तो उसमें आपको 5 से 6,000 स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो देन जो पोस्ट ग्रेड है, अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो वो आपकी जो ओनली ट्यूशन फ़ी है 25 से 26 लाख तक ट्यूशन फ़ी होती है 6 मंथ की इनिशियल जो होती है। सबसे जो टफ ऑस्ट्रेलिया जाने के स्टूडेंट को जो आती है ना मुश्किल, वो होती है बैंक स्टेटमेंट। ओके। और वीज़ा भी जो है ऑस्ट्रेलिया को वो बैंक स्टेटमेंट पे ही डिपेंड कर रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया की जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसको GTE भी कहते हैं। ये किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो मेन जिसकी वजह से स्टूडेंट के रिफ्यूज़ल्स आते हैं, उसकी 2 रीजंस होते हैं रिफ्यूज़ल की। फर्स्ट रीज़न जो होती है वो स्टडी गैप होता है। सेकंड रीज़न होती है बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहता है कि हमें जो आपने बेसिकली पूरे साल की ट्यूशन फीस शो करनी है बैंक में, अपनी लिविंग कॉस्ट शो करनी है, देन अपनी हेल्थ इंश्योरेंस और अपने अदर एक्सपेंस भी आपने बैंक में शो करने हैं। ये आपकी 90 से 95 लाख की बैंक स्टेटमेंट होती है। हमारा ये होता है कि हम स्टूडेंट कहते हैं 1 करोड़ तक आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट तो होगी हमारे पास, बेसिकली हमें 28 डेज़ की चाहिए होती है। बट मेन रीज़न कहाँ पे, इशू कहाँ पे स्टूडेंट को आता है कि वो जो अमाउंट बैंक में हम रखवाते हैं, स्टूडेंट रखवाते हैं, उसके लिए हमें सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है। वो जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको GTE कहते हैं। और जिस यूनिवर्सिटी में हमने स्टूडेंट का अप्लाई किया होता है वही यूनिवर्सिटी उसको अप्रूव करती है। बेसिकली वो यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है, वो बैंक में कॉल करती है, वो बैंक के हेड ऑफिस में कॉल करती है। उसको जब तक वेरिफिकेशन नहीं होती वो ओके नहीं करती। देन अगर उसको कोई लगता है डॉक्यूमेंट्स जो है वो फेक है, देन भी वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है। तो स्टूडेंट के जो वीज़ा रिफ्यूज़ल लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा रेशो थी, उसकी रीज़न यही थी कि स्टूडेंट की बैंक स्टेटमेंट और स्टडी गैप, ये 2 रीजंस थी। अच्छा, आप मतलब माशाल्लाह से कर रही हैं, लोगों के प्रोसेस भी करती हैं। एक तो मुझे ये बताइएगा कि आपका अप्लाई करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद कितने दिन में वीज़ा या वहाँ से कॉल आ जाती है? अच्छा, ये अगर आपके पास पैनल पे यूनिवर्सिटीज़ है ना, ये भी बहुत सारे बेस होते हैं, काफ़ी कंसल्टेंट होते हैं जो किसी के थ्रू कर रहे होते हैं। ओके। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास पैनल पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमें विद इन 1 वीक में ऑफर लेटर आ जाता है।
यानी कि सम आपका टाइम हमें 2 डेज आपका में भी डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ के साथ जी लिंक है। बिल्कुल, डायरेक्टली पैनल पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में, हर सिटी में और हर एरिया में यूनिवर्सिटी है जो पैनल पे है, जिसकी वजह से हमें विदिन 2 डेज़ या 1 वीक, बहुत ज़्यादा भी हो 1 वीक में हमें ऑफर लेटर रिसीव हो जाता है। हुँ। अच्छा, अभी मैंने जो देखा है कि 9 मई के बाद, अभी जो हमारे मुल्क के जो हालात हुए हैं, 9 मई के बाद अब तो हर दूसरा बंदा चाह रहा है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, बच्चियां भी हैं, स्टूडेंट, वो भी चाह रही हैं कि हम कहीं ना कहीं निकल जाएं। निकल जाए तो बिल्कुल। आप चूँकि इस फील्ड में बैठी हुई हैं, तो आप बताएं कि कितने % फ़र्क पड़ा है कि लोगों ने अप्लाई कितनी तेज़ी से करना शुरू कर दिया। इतनी तेज़ी से अप्लाई हो रहा है कि लास्ट वीक मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आई, मैं उससे कह रही थी कि प्लीज़ आप अपना पासपोर्ट दे दें, और वो मुझे क्या कह रहे थे, मिस मैं पासपोर्ट ऑफिस गया था तो वो मुझे कह रहे हैं कि पेपर ही ख़त्म हो गए। पासपोर्ट के पेपर ख़त्म हो गए। यस, यानी कि हमारे इतनी मुल्क में ये फास्ट हालत। वे में जो स्टूडेंट है वो जा रहा है। और अगर आप चले जाएं, आप पीसी चले जाएं, वहाँ पे स्टूडेंट के टेस्ट हो रहे होते हैं आईएएस के, तो आप वहाँ पे इतना रश होता है कि आपके पास खड़े होने के लिए जगह नहीं है, इस तरह स्टूडेंट जा रहा है। तो मार्केट में जगह जगह पे कंसल्टेंट बैठा हुआ है, लेकिन कंसल्टेंट के हाथ में बेसिकली एक बच्चे का फ्यूचर होता है। ऐसे ही है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जिनके ऑलरेडी 2-3 रिफ्यूजल्स होते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ अच्छा, कहीं ऐसा नहीं होता कि मतलब जिनका ऑलरेडी 2-3 दफ़ा रिफ्यूज़ हो चुका होता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है केस? उनका बेसिकली फिर हम अप्लाई नहीं करते, सेम कंट्री में अप्लाई नहीं करते, और वो यूएसए में भी अप्लाई नहीं कर सकता है। वो सिर्फ फिर यूके में चांस ले सकता है। यूके वाले जो है, यूके का जो वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है वो 1% चांस होता है, तो देन फिर हम यूके में उसका कर देते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक दफ़ा रिफ्यूज़ल आ गया, देन 1 साल वो बच्चा वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। ओके। अच्छा, आपने हमारे देखने वालों को बड़ी तफसील से बात बताई। आखिर पे बताइएगा कि एक तो आखिर पे हमारे देखने वालों को पैगाम दे दीजिए, और दूसरा अगर किसी ने आपके कंपनी से कांटेक्ट करना हो तो वो किस नंबर पे कर सकती हैं, आप बता सकती हैं? जी प्लीज़, ज़रूर बता सकती हूँ। फर्स्ट तो ये कि आप किसी भी कंसल्टेंट पे इस तरह ट्रस्ट नहीं करें, थोड़ा सा खुद भी सर्च करें आप किस कंट्री में जाना चाह रहे हैं, आपको फर्दर कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए, आपका बजट क्या है, और आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है भी या नहीं। बेसिकली उस पहले गूगल पे सर्च करें, अपना ओवरव्यू वहाँ पे चेक करें सारा ओवरऑल, देन वहाँ पे अप्लाई करें। और अगर आप हमसे कंटेंट करना चाह रहे हैं तो आपको मैं अपना नंबर जो है वो बता देती हूँ, 031043000165। इस पे आप रब्ता कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूँगी। बहुत शुक्रिया मलका गहना, और मलका गहना वाकई में मलका गहना थी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे देखने वालों को बहुत तफसील से मालूमात दी, और मैं समझती हूँ कि जितने भी बाहर जाने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट हजरात हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, और उनको बहुत अच्छी मलका ने मालूमात दी हैं कि इधर उधर हर जगह जाके अप्लाई मत करें। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपका खैर ख्वाह हो। लोगों को और वीज़ा कंसल्टेंट को अपनी फ़ीस से गरज होती है, कोई ये नहीं चाहेगा कि आपका आगे से होता है नहीं हो, आपका फ्यूचर बेहतर होता है कि नहीं होता। लेकिन बात यह है कि हर काम का एक तरीका मौजूद है, कानूनी तरीका मौजूद है। कवानीन को फॉलो करते हुए आप अप्लाई करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क ऐसा हो कि पढ़ाई के लिए किसी को मना करे। तो आपको मलका ने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है, स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है। आज हमने ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के लिए बात की है, नेक्स्ट टाइम हम अगले किसी और कंट्री पे बात करेंगे, और हम मलका से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें मालूमात दें। अगर आपको किसी और मुल्क के लिए अप्लाई करना है, आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना रब्ता कीजिएगा, अपना सवाल लिख के भेजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि हम उस हवाले से एक और वीडियो बना सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।